हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ईपी कोचिंग में आपका स्वागत है, नए जोश के साथ में और नई क्लास के साथ में। मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा था रिसोर्सेज के बारे में। हम उसी चैप्टर को आगे लेके चलते हैं और आप जो भी आपको समझ में नहीं आए उसके लिए आपको कमेंट करते रहना है, और जैसा प्यार आप दे रहे हो वैसा प्यार आप बराबर देते रहोगे तो आपको पूरी क्लास जो भाई एक टीचर को क्या चाहिए, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ने के लिए ये चाहिए कि हाँ, उसके जो पढ़ाया जा रहा है, उसके द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है या उसके द्वारा जो मेहनत की जा रही है उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी आदमी के काम में आ रहा है। ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फिर आपको थोड़ा सा इसमें ये दिखाने की जरूरत पड़ती है कि आप लाइक करोगे तो उससे मेरा थोड़ा मोटिवेशन और बढ़ेगा, और मैं इसके लिए इस क्लास के लिए आपको पढ़ाने के लिए और मेहनत करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। और हम अभी लेते हैं अपनी क्लास को आगे करते हैं और नए सेशन को, नई क्लास को नई जोश के साथ में चालू करते हैं। तो हमारी जो क्लास थी वो कहाँ पे रही थी? हमारी जो क्लास थी वो थी इससे पहले रिसोर्सेज प्लानिंग से पहले मैंने सब कुछ बता दिया था आपको। ये वाला सब हो गया था अपना रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया ये वाला मेरे को आपको बताना है। कौन सा बताना है? रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? रिसोर्सेज प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन। भाई इसमें कौन कौन सा काम होता है उसके बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में रिसोर्स को प्लानिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो चीज जरूरत क्यों है, या उस काम के लिए भाई हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो वो नीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में रिसोर्सेज की प्लानिंग क्यों जरूरत पड़ी? तो मैंने आपको बताया था कि जो अपना रिसोर्सेज है वो अवेलेबिलिटी के तौर पे अलग अलग जगह पे हर उसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है। यहाँ पे इंडिया में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि रिसोर्सेज कौन से किस जगह पे है। ठीक है, उनकी मैपिंग करनी पड़ेगी, आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद में सर्वे करना पड़ेगा, फिर उनको देखा जाएगा कि हाँ ये वैल्यूएबल भी है या नहीं है। तो ये सारी जो प्रोसेस है उसके बाद में उनको काम में लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके जब काम में लिया जाएगा उसको, तो वो अपने को और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक ग्रोथ, इंडियन ग्रोथ के लिए, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो ही हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास में अगर रिसोर्सेज नहीं है तो हम ना तो कोई मार्केट में कहीं कोई चीज़ बना सकते हैं ना कहीं बेच सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए रिसोर्सेज क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं बड़े ही प्यार के साथ में। रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड इनवॉलेंट्री ऑफ सोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। अक्रॉस द रीजन्स ऑफ कंट्री मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे कि अपने कंट्री के अंदर भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा क्या है रिसोर्सेज है। समझ में आ रही है ना बात आपको? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। फिर दिस इन्वॉल्व्स सर्विंग। सर्विंग तो सर्विंग क्या करना है, उसका सर्वे करना है कि हाँ यहाँ पे ही रिसोर्स है या नहीं है, उसके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए। उसके बारे में हम खूब सारा पहले सर्वे करेंगे। आपने देखा होगा लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के अंदर भी देखा होगा आपने खूब बार कि एक हेलीकॉप्टर आता था, उस हेलीकॉप्टर के नीचे गोल गोल से एक मशीन लगी होती थी। वो जो मशीन होती थी वो सर्वे करने के लिए होती थी। ठीक है, किसके लिए होती थी? सर्वे करने के लिए। भाई हाँ यहाँ पे ये मेटल है या नहीं है, मेटल है तो कौन सा है, कौन सी जगह पे है, कितनी क्वांटिटी में है। फिर मैपिंग के बाद में सर्विंग कर लिया, फिर मैपिंग। मैपिंग का मतलब हाँ कि उस एरिया को हम क्या कर देंगे, मैप कर लेंगे, मैप में ले लेंगे कि हाँ इस वाला एरिया में ये वाला जो मेटल है वो अवेलेबल है। समझ में आ रही है बात आपको? एक मिनट रुकना, देखिए। इसके बाद क्या कह रहा है? दिस इन्वॉल्व्स सर्विंग, मैपिंग एंड क्वालिटिव। क्वालिटिव का मतलब क्या होता है कि उस जो रिसोर्स जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं
उसमें क्वालिटी भी है कि नहीं है, उसकी क्वालिटी भी है भी या नहीं है। ये क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वालिटी के बाद में क्वांटिटिव। क्वांटिटिव का मतलब क्या होता है कि क्वालिटी तो ठीक है भाई, आगे आपने अगर देख मान लो कि आपने अगर उसमें चेक किया कि आपके पास में खूब सारा मेटल है, आयरन अच्छे वाला है, तो पहले तो आयरन की क्वालिटी चेक करेंगे कि आयरन कौन सा है, आयरन कौन सा है। उसके बाद में दूसरा हम चेक करेंगे उसमें कि आयरन तो है लेकिन ये आयरन है कितना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ये आयरन जो है वो है कितना, अवेलेबिलिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है उसकी, ठीक है। फिर एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। एस्टिमेटिंग मतलब है कि इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और मेजरमेंटिंग का मतलब क्या होता है, मेजर करना पड़ेगा, मेजरमेंट बैठाना पड़ेगा कि ये अगर निकालेंगे तो इसमें इतना प्रॉफिट मिलेगा या नुकसान होगा। अगर प्रॉफिटेबल है तो ही उसको निकाला जाएगा, तो ही उसकी माइनिंग की जाएगी, क्यूरिंग की जाएगी, अदरवाइज उसको क्यूरिंग और माइनिंग उसकी नहीं की जाएगी। दैट्स ऑल। आगे देखते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट अपना दे रखा है, इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology skill and institutional setup for implementing resources development plans। का मतलब क्या है कि हमने अगर क्या किया है, हमने अगर रिसोर्सेज को ले भी लिया है, रिसोर्सेज को काम में भी ले लिया है, रिसोर्सेज को हमने चेक भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया, तो इसके बाद में जो मेन काम है वहाँ का वो क्या है कि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल, मतलब उसको निकालने के बाद में कैसे उसको काम में लिया जाएगा ये भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको सेकंड नंबर पॉइंट। भाई एक मेटल का या एक मिनरल का, एक रिसोर्स का होना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है कि वो जब निकाला जाए। भाई अपन गोल्ड का जब यूज ही नहीं जानते तो गोल्ड चाहे कितना ही मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क कब पड़ेगा जब उसका पता चले कि हाँ ये इतना प्रीसियस है कि इसका जो यूज है वो ऑर्नामेंट्स बनाने में काम में आता है। तो गोल्ड से भी महंगा एक और होता है, एक मिनरल्स और होता है जिसका नाम है प्लेटिनम, तो वो भी रेयर मिलता है। मतलब एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात है कि रिसोर्स जो कम मिलता है, अर्थ पर उसकी अवेलेबिलिटी कम है या प्लेनेट के ऊपर उसकी अवेलेबिलिटी कम है, तो वो प्रीसियस होगा। क्या होगा, प्रीसियस होगा। और प्रीसियस होगा इसका मतलब क्या है, उसको निकालने के बाद में वो काम क्या आ रहा है वो भी तो पता होना चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि आप निकाल लोगे उसको काम में कुछ आ नहीं रहा है। हाँ आपने 1-2 किलो ले भी लिया, आप 10 किलो ले भी लिया, आपने सोना 2 किलो ले लिया, अब आपको यही नहीं पता कि आप इसको काम में क्या लोगे, तो फिर मतलब क्या है उस चीज का। समझ में आ गई ना बात। आगे देखो तीसरा नंबर पॉइंट अपना दे रखा है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। कि किसके साथ में, नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ में उस रिसोर्स वाले प्लान को भी जोड़ना पड़ेगा। कि हाँ ये अगर एक्चुअल में आप भी सोच के देखो कि आपको अगर 2 किलो सोना मिल जाए तो आप क्या करोगे, आप अकेले गाड़ी लेके आओगे, हाँ अकेले खुद चॉकलेट वगैरह खाओगे, या फिर अपने मम्मी पापा को भी बताओगे कि हाँ अपने को 2 किलो सोना मिला है। क्या मिला है, 2 किलो सोना मिला है, अब इसको क्या करना है, कहाँ ठिकाने लगाना है, तो मम्मी पापा को भी जरूरी है। तो मम्मी पापा यहाँ पे कौन हो गए, नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो इसमें रिसोर्सेज के जो मैचिंग प्लान, रिसोर्सेज डेवलपमेंट के जो प्लान्स है वो भी इसमें लगाने पड़ेंगे। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स जो आप हो ये आपके मम्मी पापा हैं, तो दोनों अगर एक साथ में काम करेंगे, आपने कहा मम्मी 2 किलो सोना है, पापा 2 किलो सोना है, तो कुछ पापा के पास में पड़े हैं और फिर सीधा BMW ऑडी निकलवा दी। समझ में आ गई क्या बात। इतनी सी बात थी, बस थोड़ा सा घुमाया बात को आपको समझाने के लिए। ठीक है, इंडिया हैज मेड contracted efforts for achieving the goal of resources planning right from the first 5-year plans launched after independence। तो ये रिसोर्सेज को काम में लेना एक नेशन के लिए जरूरी होता है। वो क्यों जरूरी होता है भाई, एक अगर नेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी इकोनॉमी, और इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज।
अगर रिसोर्सेज अगर किसी कंट्री में नहीं होंगे, रिसोर्सेज अगर किसी कंट्री में नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या नहीं हो सकता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती है, उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हो सकती है। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद में, जब अपने इंडिपेंडेंस हो गए थे, अंग्रेजों से अपने को छूट मिल गई थी, गोरों से, तो जब अंग्रेजों से अपने को छूट मिलने के बाद में, अंग्रेजों से अपने को फ्रीडम मिलने के बाद में, हमने क्या किया था, हमने किया था कि एक 5 ईयर प्लान लेके आए थे, जिसमें रिसोर्सेज को डेवलप करने का सबसे पहला अपना गोल था, अपना टारगेट था कि रिसोर्सेज को डेवलप कर लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी कंट्री के लिए अगर आपके पास ये मानो कि बुक और पेन ही नहीं हो तो आप पढ़ लोगे क्या? जब भी मैं ये कहूँगा बेटा पढ़ना देखे, रिवीजन करना देखे, तो आप क्या कहोगे? सर रिवीजन तो कर लें लेकिन करे किस में से, करे किस में से? तो वो वाली दिक्कत हो जाती है। तो रिसोर्सेज तो होते हैं लेकिन, रिसोर्सेज तो होते हैं लेकिन उनका यूज करना, रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो उनको लाना है और उनको यूज करना है, तभी हमें ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। मतलब एक नेशन के लिए या एक स्टूडेंट के लिए जितना जरूरी कॉपी और पेन है, या बुक और नोटबुक, बुक नोटबुक और पेन कॉपी है, उतना ही एक नेशन के लिए जरूरी है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी। समझ में आ गई क्या बेटा बात? थोड़ा सा मैं एक अलग आपको एग्जांपल देते हुए समझा रहा हूं, तो ऐसे नहीं कहना है सर क्या समझा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो बोल देना, दूसरा कोई एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है? आगे देखो। but more availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institutional may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backwards regions. मतलब कई जगह अपने पास में ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो अपने पास में मौजूद तो हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी यूज नहीं, फिर भी हम उनका यूज नहीं कर पाते हैं। उस कारण से हम, वो क्या है, बैकवर्ड रीजन है। कौन सा रीजन है वो? बैकवर्ड रीजन है। समझ में आ गई क्या बात है? क्या कह रहे हैं दोबारा समझो एक बार, कि अपने पास में रिसोर्सेज है लेकिन लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकली, कमी किसकी? टेक्नोलॉजी की। और इंस्टीट्यूशन मतलब जो संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? संस्थाएं जो उसको रन करवाती है, जो उसको चलाती है, वो वाली। अगर ये दोनों चीजों की हमारे पास में कमी हुई तो हम क्या नहीं कर सकते हैं? उस रिसोर्स को काम में नहीं ले सकते हैं, और उस कारण से इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन बन जाता है। समझ में आ गया? ऑन द अदर कंट्री, ऑन द अदर contrary, there are some regions which have poor resource base but they are economically developed. लेकिन कई जो ऐसे रीजन्स हैं इंडिया में जो जिनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है, पुअर इन रिसोर्सेज, बट टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशनली वो स्ट्रॉन्ग है, उनको पता है कैसे क्या काम करना है, तो हम उनको क्या कहेंगे? इकोलॉजिकली या इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड रीजन्स कहेंगे उनको। समझ में आ गया? इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स किनको कहेंगे? जिन रीजन्स में टेक्नोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के थ्रू वो डेवलप्ड है। किसके थ्रू? इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकली, दोनों चीज़ों से वो क्या है? डेवलप्ड है। तो वो रीजन क्या हो जाएगा? डेवलप्ड रीजन हो जाएगा। तो इसके बाद में आगे देखो, द हिस्ट्री ऑफ colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders। भाई पहले के टाइम पर जो अलग अलग जो कंट्रीज आपका वो करती थी, अलग अलग कंट्रीज आपका जो करती, जो उसको क्या कहते हैं, अलग अलग कंट्रीज क्या करती थी?
अलग अलग कंट्रीज अपने इंडिया के ऊपर कभी गोरों का राज हुआ, कभी पोर्चुगीज का राज हुआ, कभी पहले अरब आक्रमणकारी आए थे, अरब इन्वेंडर्स आए थे। तो इनका सबका एक ही रीजन था, और वो रीजन था क्या? यहाँ पर इंडिया को पहले एक गोल्डन स्पेरो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोल्डन स्पेरो। और गोल्डन स्पेरो कहने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? गोल्डन स्पेरो कहने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा था। क्या था? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा था। इस कारण से यहाँ पे इंडिया को क्या कहा जाता था? गोल्डन स्पेरो कहा जाता था। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन मतलब जो इंडिया है वो एक कॉलोनाइजेशन था उस टाइम पे। कॉलोनाइजेशन किसको बोलते हैं? कि एक ऐसी जगह जिसको एक दूसरा कंट्री ऑक्यूपाई कर लेता है, अपने अंडर में ले लेता है, उसको कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। Rivals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. It was primarily the higher level of technology development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. तो उन्होंने क्या कर रखा था? उन्होंने सीधा सा एक काम कर रखा था कि एक बार अपने अंडर में ले लो, फिर जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा इन कंट्रीज के रिसोर्सेज को काम में ले। तो वो करते क्या थे? यहाँ पे सीधा सा एक सिस्टम था। क्या करते थे कि रिसोर्सेज को यहाँ से उठाते थे। भाई कॉटन मिल्स सबसे पहले आया था, कॉटन मिल्स सबसे पहले लगाई थी इंग्लैंड ने। तो क्या करते थे? यहाँ पे जो कॉटन था उसको गेनिंग करने का ये जो सारा सिस्टम था, यहाँ से कॉटन ले जाते थे। कॉटन ले जाने के बाद में दूसरा जो मेन सिस्टम होता था, वहां पर मशीनें थी उनके पास में, और बल्क में वो क्या करते थे? प्रोडक्शन तैयार करते थे। प्रोडक्ट तैयार अगर बल्क में करते हैं तो वो थोड़ा चीपेस्ट कॉस्ट होती है, मतलब कॉस्ट बहुत कम आती है, उसमें सस्ता पड़ता है अगर बल्क में कोई चीज बनाते हैं। बट सिंगल पीस बनाएंगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। अब अगर वहां पे ले जाके, और उन्होंने क्या किया, वहां पे कॉटन ले गए, कॉटन ले जाके उसका कपड़ा बना के और यहाँ पे इंडिया के मार्केट्स में उसको बेचने लग गए, अदर कंट्रीज के मार्केट में बेचने लग गए। लेकिन रिसोर्स जो था अपना, कॉटन जो था अपना, वो वर्ल्ड में सबसे अच्छा था उस टाइम पे, और इसी कारण से सबसे ज्यादा यहाँ से कॉटन ले जाके और या फिर उसका यार्न धागा बनाकर और वहां पर ले जाके उसका कपड़ा बना के लाया जाता था। समझ में आ गई बात आपको? तो रिसोर्सेज के कारण से ही अपने ऊपर क्या किए गए थे? इन्वेंडर्स, आक्रमणकारी क्या करते थे? आक्रमण करते थे। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied by appropriate technologically development and institutional changes। भाई ये कारण कब से हुआ? भाई उनके पास में सबसे बड़ा जो चीज था वो क्या था? ब्रिटेन वालों के पास में, सबसे इंग्लैंड वालों के पास सबसे ज्यादा क्या था? उनके पास मशीनरी थी, टेक्नोलॉजी थी और इंस्टीट्यूशन था, और उसी के कारण से ये सब कुछ चेंजेस हुआ है। साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके पास मशीन थी, टेक्नोलॉजी थी, मशीन का मतलब टेक्नोलॉजी थी, और उनके पास नॉलेज था, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम था उनके पास में। इस कारण से उनका पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो बेटर था। ठीक है, और इसी कारण से वो दूसरे कंट्रीज अपने ही पे ही नहीं था उनका, वो उन्होंने अपने को ही नहीं ले रखा था, साउथ अफ्रीका को भी ले रखा था, ऐसे अदर और भी खूब सारे कंट्रीज थे उनको अपने अंडर में ले रखा था। तो वो धीरे धीरे वहां से क्या करते थे? तो पहले तो भाई एक बार आपने सुना होगा अंगुली पकड़ना, अंगुली पकड़ते पकड़ते उन्होंने क्या पकड़ रखा था? पूरा हाथ का पंजा पकड़ रखा था। तो किसने? ब्रिटेन वालों ने, इंग्लैंड वालों ने, अंग्रेजों ने। तो उन्होंने क्या किया? फिर धीरे धीरे एक बार रिसोर्सेज को ले जाना चालू किया, फिर रिसोर्सेज को ले जाने के बाद में यहाँ पे ही उन्होंने मशीनें डाल दी थी। ऐसा भी सिस्टम हुआ था बाद में। इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल, इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल and resources development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology quality of human resources and the historical experiences of the people, तो एक तो क्या जरूरी है? एक्सपीरियंस जरूरी है लोगों का। क्या जरूरी है? एक्सपीरियंस जरूरी है। दूसरा क्या जरूरी है? कि जो लोग हैं, उन जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कितना डेवलप्ड है।
जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कितना डेवलप्ड है, उसको कितना सब कुछ आता है इसके बारे में। उसके बाद दूसरा तीसरा और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और क्वालिटी, और उसके अलावा एक चीज और बताई, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। अगर ये सारी चीजें होगी तो एक कंट्री आराम से अच्छे से डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड कंट्री बन जाता है। क्या बन जाता है? डेवलप्ड कंट्री बन जाता है। उसके लिए ये सारी चीजें कौन कौन सी, फिर से देख लो एक बार। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, पहली चीज अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज होगा तभी भाई, ना रहेगी बांस तो ना बजेगी बांसुरी। तो पहले बांस होना जरूरी है। क्या जरूरी है? बांस होना जरूरी है, बैम्बो होना जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी। उसके बाद में दूसरा क्या आ गया? टेक्नोलॉजी। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तीसरा क्या है? क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। फिर क्या है? द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, मतलब लोगों को भी क्या होना चाहिए इसके बारे में? एक्सपीरियंस होना चाहिए। कन्वर्जन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाँ ये वाला पॉइंट आता है। अब ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या 2 नंबर का या फिर 4 नंबर का आपको पूछ सकता है, इसलिए आपको इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट में डालना है और इसको थोड़ा आराम से समझना है। मैं इतना आराम समझाऊंगा बिल्कुल आपको एज इट इज समझ में आ जाएगा। पहले बात तो कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन क्या होता है? तो कंजर्वेशन होता है कि किसी भी चीज को बचाना, किसी भी चीज को बचाना। अब बचाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कई बार देखते हो आप, जैसे अगर मान लो एक चीनी का डब्बा पड़ा है, क्या पड़ा है? एक चीनी का डब्बा पड़ा है। अब चीनी का डब्बा अगर किचन में पड़ा है तो नीचे पड़ा होगा तो उसमें से चीनी खत्म मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। तो यहाँ पे सब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। तो इसलिए अगर चीनी का डब्बा अगर नीचे पड़ा है किचन में तो क्या होगा? उसकी उसकी पता ही नहीं चलेगा कब वो पूरा हो गया। इसलिए सबसे ज्यादा जो किचन में प्रॉब्लम आती है वो आती है चीनी की और शुगर की, और फिर उसको ऊपर रखा जाता है ताकि उसका कंजर्वेशन हो सके, बचाया जा सके उसको। नहीं तो उसकी यूजिबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। और जब किसी रिसोर्स को ज्यादा काम में लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा और कम हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बेटा बात? आगे देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर विटल। विटल मतलब बहुत ज्यादा। विटल का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा। प्रॉपर आ रहा है क्या नहीं आ रहा? क्या बात है? आ रहा है, डन है, डन है, सही है सब। आगे देखते हैं। रिसोर्सेज आर विटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, मतलब हर एक डेवलपमेंट एक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है तो आपको पता है, आपने देखा होगा कि अगर पानी की जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा घर पे, तो उसको उतना ही वेस्ट भी किया जाता है। सबसे ज्यादा जरूरत भी पानी की पड़ती है और उतना ही ज्यादा सबसे वेस्ट होने वाली चीज भी क्या है? पानी है। तो उसके बाद में बट irrational consumption and over utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। तो अगर उसको ओवर यूज करेंगे, ओवर उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, किसी भी रिसोर्सेज का अगर ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? थोड़े दिन में खराब होने लग जाता है। मतलब उससे पोल्यूशन डिग्रेशन होगा, वो एनवायरमेंटल डिग्रेशन होगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा। उसके अलावा खूब सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आती है। तो ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट। मतलब कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं? क्यों जरूरी है? क्योंकि रिसोर्सेज को अगर नहीं बचाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी। This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, गांधी जी was, तो गांधी जी ने एक अपने इंडियन फादर हैं, कौन? गांधी जी, महात्मा गांधी जी। उन्होंने एक बात कही थी, बड़े ही काम की बात है और बड़े ही नॉलेजेबल बात है। ठीक है, आपको एक बार सुननी है और एक बार पढ़नी है इसको। गांधी जी वॉज वेरी apt in voicing his concern about the resources
कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। वो अपनी बात को एक कुछ वर्ड्स में कहना चाहते थे, मतलब वो इतनी बड़ी बात नहीं कह के सिर्फ छोटी सी एक बात कहना चाहते थे जिससे लोगों के दिमाग में वो हिट करे और वो बात समझ में आए। तो उन्होंने क्या कहा था, देयर इज इनफ, देयर इज इनफ फॉर everybody's need and not for anybody's greed। कि हमारे इंडिया में इतना सब कुछ है, इतना सारा रिसोर्सेज है कि वो इनफ फॉर क्या लिखा हुआ था, एक मिनट, ये तो था, सही है, सही है। देयर इज इनफ मतलब वो पर्याप्त है, किसके लिए, एवरीबडीज नीड, किसी की भी नीड के लिए तो वो क्या है, पर्याप्त है। नीड के लिए तो क्या है, वो पर्याप्त है, मतलब सफिशिएंट है। किसी की भी नीड के लिए तो वो क्या है, पर्याप्त है। नीड के लिए तो वो जितना चाहिए उतना पॉसिबल है। डन। हाँ भाई, फॉर एवरीबडी इज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी इज ग्रिड, मतलब कि खाने के लिए तो वो पर्याप्त है। क्या है, खाने के लिए तो वो पर्याप्त है, किसी की भी नीड के लिए तो वो पर्याप्त है। मतलब आपको अगर एक पेन चाहिए तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको 10 पेन चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स नॉट फॉर एनीबडीज ग्रिड। रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन किसी की भी ग्रिड पूरी करने के लिए, लालचपन पूरा करने के लिए अवेलेबल नहीं है। उतना सारा काम में नहीं लेना है, आपको लेना है उतना ही जितनी आपको नीड है। ये बात है जो गांधी जी ने कही थी। ही प्लेस्ड द ग्रिड एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लोटेटिव nature of modern technology as the root cause for resources depletion at the global level। तो ये क्यों कहा था गांधी जी ने, गांधी जी ने इसलिए कहा था ये बात क्योंकि जो इंडिविजुअल जो लोग थे या एक ग्रुप है, ग्रुप को वो इंडिकेट करते हुए ये कह रहे हैं कि एक जो अंग्रेजों का ग्रुप है या इंग्लैंड है जिसने अपने को ऑक्यूपाई कर रखा था, अपने को दबा रखा था, उनका सबसे बड़ा जो रीजन था वो क्या था कि यहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। उन रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी के थ्रू और कैसे भी करके वो क्या करते थे, एक्सप्लोटेटिव नेचर था उनका, मतलब ज्यादा पैसा कमाना था उनको। क्या कमाना था, ज्यादा पैसा। और ज्यादा पैसा कब कमाएंगे, जब रिसोर्सेज को ज्यादा काम मिलेंगे। वो मैंने आपको बता ही दिया था, ये आपके इकोनॉमिक्स में आएगा पहले चैप्टर में, पहले या दूसरे चैप्टर में, वो मैं आपको तब बता दूंगा पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मस्त रहो, बिल्कुल एकदम मस्ती से पढ़ते रहो, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्सप्लोटेटिव नेचर ये हो गया। इसके बाद में क्या कह रहे हैं, तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, डिप्लेशन ऑफ द नेचर, डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज खराब हो जाते हैं इसके कारण से, ओवर यूज के कारण से, ओवर यूटिलाइजेशन के कारण से। इसलिए इनको लिमिट में काम में लेना चाहिए। कि वो अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विथ प्रोडक्शन बाय द मासेज। वो ये चाहते थे कि ये एक आदमी के द्वारा खूब सारा प्रोडक्शन तो गलत है। फिर से सुनो, फिर से समझो इस बात को। एक आदमी के द्वारा खूब सारा प्रोडक्शन गलत है, लेकिन खूब सारे लोगों के लिए, खूब सारे लोगों द्वारा खूब सारा प्रोडक्शन वाजिब है। कैसे खूब सारे लोग, कैसे कि अगर कोई काम 100 लोग कर रहे हैं और 100 ही वो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, 100 ही वो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनके पास तो कितना पहुंचा, एक एक पहुंचा सबके पास में। लेकिन अगर एक आदमी और वो 100 बना रहा है, 100 मास प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो गलत है। समझ में आ गई बात। एक आदमी को ज्यादा रिसोर्सेज को काम में नहीं लेना है, लेकिन एक ज्यादा आदमी ज्यादा रिसोर्सेज को काम में ले सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब आगे देखो, इसमें समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बता देता हूं मैं एक बार कि मास प्रोडक्शन जो है वो अगर एक आदमी करता है तो वो गलत है, अगर एक आदमी करता है तो वो
गलत है। लेकिन खूब सारे लोग अगर मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वाजिब है, वो सही है। अब आप ये कहोगे कि सर खूब सारे आदमी तो खूब सारा प्रोडक्शन करेंगे। अरे खूब सारा करेंगे, लेकिन वो खुद के लिए इतना ही करेंगे जितना वो सफिशियंट है। नहीं समझ में आया? मतलब 100 लोगों ने 100 पीस बनाई, 100 लोगों ने 100 पेन 100 मार्कर बनाए, ठीक है, और एक आदमी ने 100 मार्कर बनाए, तो जो मास प्रोडक्शन है, एक आदमी ने 100 पेन बनाए वो गलत है, जबकि 100 आदमियों ने 100 पेन बनाए वो सही है। गांधी जी की आइडियोलॉजी ये थी।